बांग्लादेश जो है हमारा मित्र राष्ट्र है, पहली बात तो ये सबको जानकारी होनी चाहिए। और मित्र राष्ट्रों के साथ में मैत्री संबंध जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार या उनके प्रति किस प्रकार के दायित्व होते हैं, ये सभी लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी जो लोग रखते हैं उन्हें पता होगा। अगर वहाँ पे इस प्रकार का कोई उपद्रव हुआ, सरकार का तख्ता पलट हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री को वहां से भागने की स्थिति आ गई, तो जाहिर सी बात है वो जहाँ उनकी मैत्री संबंध वहीं पे जाएंगे। तो देश का प्रथम कर्तव्य है कि वहां से अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ का प्रथम नागरिक यहाँ देश में आ रहा है, तो उसकी सुरक्षा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जो सरकार तख्ता पलट करके नई आई है, जो रेडिकलिस्ट की गवर्नमेंट है, अब उस गवर्नमेंट के बनने के बाद भी, उसके गठित होने के बाद भी वहां पे अत्याचार क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि छात्रों का आंदोलन कह लीजिए या रेडिकलिस्ट का आंदोलन कह लीजिए या आतंकवादियों का आंदोलन कह लीजिए या वहां पे कट्टरपंथियों का आंदोलन कह लीजिए, इस पे मत अपने अलग अलग हो सकते हैं। मैं कट्टरपंथियों का आंदोलन कहता हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट था आरक्षण के खिलाफ, वो प्रोटेस्ट मान लीजिए था शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, तो सरकार भी चली गई, शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, कोर्ट ने आरक्षण भी वापस ले लिया, उसके बाद भी वहां उपद्रव क्यों चल रहा है, यह दर्शाता है कि वहां पे उपद्रव का एजेंडा कुछ और था। उसके बाद भी ये सारे उनके मंतव्य, उनके जो आंदोलन के उद्देश्य थे, वे पूरे होने के बाद में क्या कारण है कि वहां पे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को फांसी लगा के मार दिया जा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल और तमाम हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कारण? क्या यह रेडिकलिस्ट जो मानसिकता है, जो कट्टरवादी सोच है, जो गजवाए हिंद की सोच है, उसको ये नहीं प्रदर्शित करता है कि एजेंडा असल में शेख हसीना की सरकार को हटाना नहीं था। एजेंडा वहां पे वो था जो सरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आबादी के बीच में एक संरक्षण की दीवार बनकर खड़ी थी, उसको किनारे करना, उसको हटाना, उसको अपदस्थ कर करके वहां पे जो अल्पसंख्यक, जो आजादी के समय में 30% रजन जी रह गए, एक सवाल है, प्रश्न हमारा ये था सीधे सा, देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार मणिपुर पर अपने मुंह को खोला है, यह प्रश्न है कि मौन क्यों है। नीरज जी, मैं आपके इसी प्रश्न पे आने ही वाला था, क्योंकि आपका प्रश्न जो पहले था वो सम्मिलित था, उसमें बांग्लादेश का भी जिक्र था, इसलिए मैंने उसके ऊपर पहले टिप्पणी करी। आपके प्रश्न का एक मैं जवाब ये देना चाहता हूं, जो आपने कहा कि जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय भी हमले हुए। देखिए, यहाँ पर तो मोदी जी की सरकार है, तो क्या यहाँ हिंदू लिंचिंग से बच जा रहा है? बताइए। पाकिस्तान में तो मुस्लिमों की सरकार है, तो क्या वहां मुसलमानों के ऊपर अपराध नहीं हो रहे हैं? देखिए, बड़े देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन जब एक व्यापक स्तर पे, बड़े पैमाने पे कोई घटना घटित होती है, तो उसका संज्ञान लेकर उसको टिप्पणी, उसको जो है चर्चा का विषय बनाया जाता है, उस पर संज्ञान लिया जाता है और उसको, उस पर चिंता जाहिर की जाती है, उस पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। खैर, छोड़ दीजिए, बांग्लादेश को किनारे कर देते हैं। आप कहते हैं कि मणिपुर पे ऐसा ही, यहाँ पे मणिपुर में, अपने देश में यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर अभिभाषण में, संसद के अंदर, चाहे राज्यसभा के अंदर दिया हो, चाहे लोकसभा के अंदर दिया हो, उन्होंने जब भी 2, 3 घंटे, 2.5 घंटे या 4 घंटे का भाषण दिया है, तो उन्होंने सिर्फ मणिपुर की बात नहीं करी। जैसा कि विपक्ष डिमांड करता है, विपक्ष कहता है कि मणिपुर पर नहीं बोलते। अरे भैया, तो 4 घंटे में 1 घंटा मणिपुर पे ही बोलते रहे। पूरे देश के प्रधानमंत्री है वो, देश के विकास की नीतियों के बारे में बात करते हैं, देश ने क्या अचीवमेंट्स किए उसके बारे में बात करते हैं, देश के युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, बहुसंख्यकों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, अन्य समुदायों के साथ में क्या किया जा रहा है उस पर बात करते हैं, देश की तरक्की क्या हो रही है उस पर बात करते हैं, देश के दूसरे देशों के साथ संबंध क्या है उस पर बात करते हैं, देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है उस पर बात करते हैं। तो क्या ये अपेक्षा करें कि 3 घंटा बोले तो 2 घंटा मणिपुर पे ही बोलते रहे? ये उचित नहीं है। मैं तक हूँ कि मणिपुर पे जो उन्होंने वक्तव्य दिया मणिपुर पे जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पे 11,500 से ज्यादा FIR हो चुकी है, 1,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हिंसा रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जो वहां पे घटना घट रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। 1963 में मणिपुर के गठन के बाद में आज 54 साल सरकार के हो चुके हैं। 54 साल के सरकार में 12 CM हो चुके हैं, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा वहां पे, किसके शासनकाल में लगा? 1963 में बिल्कुल सही कह रहे हैं रजन जी, के बाद ही वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस की, बिल्कुल रजन जी, ये बिल्कुल आपने सही, फिर 190 दिन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। वहां पर बिल्कुल आपने सही किया कि 50-60 सालों में कांग्रेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। हमारी सरकार वहां पे आई है, वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है,
स्थितियां कंट्रोल में बहुत बढ़िया, और जो बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं, की बातें नहीं है, इस प्रकार का जवाब लेते हैं, टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सही आपने जवाब दिया है। अगर आप ये कहें दोनों पार्टियों का मिलाकर के, अगर आप ये कहें कि इस चीज की जिम्मेदारी को आप नहीं स्वीकार कर सकते और दूसरे की सरकारों को बोल कर चलेंगे, तो इससे भला नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से खुद को दूर करने का एक प्रयास है बस। नीरज जी, बांग्लादेश में सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही चिंतित नहीं है। भारत की सरकार सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, विश्व में कहीं पर भी अल्पसंख्यक हो चाहे हमारे देश के नागरिक हो, उन सभी के लिए बराबर चिंतित है। क्योंकि यहाँ पे घटनाएं इस समय घट रही हैं बांग्लादेश में, अल्पसंख्यकों को साथ में ही ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। उनके साथ में अपने जो देश के नागरिक है उनको भी वापस लाने का काम किया जा रहा है। जो वहाँ के नागरिक उनको बचाने के लिए वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के साथ में संपर्क में कैसे उसको सुनिश्चित किया जाएगा, इस पे सरकार चिंतनशील है। दूसरी बात आती है कि जैसा कि रमाकांत जी ने कहा कि अगर इनकी सरकार होती वहां पे या दूसरे विपक्षी दल की सरकार मणिपुर में होती तो हम उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का जो टूल है उसको शस्त्र के रूप में कांग्रेस जैसी पार्टी और उनकी सरकार इस्तेमाल करती थी। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी को टूल किट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। उसको जब लगेगा, अभी वहां पे जो स्टेट की इंटरनल मशीनरी है उसको उसके हाथ में दे करके, लॉ एंड ऑर्डर को उसके हाथ में है, उसके माध्यम से चीजों को सही उसमें कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर लगेगा, देखिए केंद्रीय नेतृत्व को अगर ये लगेगा कि स्टेट की कैपेसिटी से बाहर हो गई ये व्यवस्थाएं, तो निश्चित तौर पर इमरजेंसी का वहां पे प्रावधान लाया जाएगा। लेकिन विपक्षी सरकार होती तो हम इमरजेंसी लगा देते। ये एक सवाल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर विपक्ष की सरकारों पे हमें इमरजेंसी लगानी होती तो मणिपुर से पहले हम पश्चिम बंगाल लगा देते। अगर ऐसा करना होता तो पश्चिम बंगाल से पहले हम कर्नाटक में लगाते जहां हिंदुओं की लिंचिंग हुई। अगर ऐसा करना होता तो उससे पहले हम तेलंगाना में लगाते जहां पे हिंदुओं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। ऐसा उद्देश्य नहीं होता। विपक्ष का आरोप है, अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया हुआ था कि जो स्थितियां बांग्लादेश की हैं वही वर्तमान की सरकार हिंदुस्तान में करके रखी है, तो इसे सबक लेकर एक समरसता का माहौल बनाने की आवश्यकता है। क्या इससे आप सहमत हैं विपक्ष के आरोप से? मेरा जी, विपक्ष का तो काम सिर्फ आरोप देना है। अगर एफएसएसआई के कानून पे विपक्ष काम नहीं करता है तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, और उसको लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे। तो विपक्ष का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है, उसको सकारात्मक राजनीति नहीं करनी। जो ये स्थिति कह रहे हैं कि जैसी बांग्लादेश में जो स्थिति आज है वैसी भारत में हो सकती है, तो मैं कहता हूं कि इसके प्रणेता तो यही लोग हैं। यही लोग तो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति यहाँ पे हो जाए। इन्हीं के नेताओं को तो स्टेटमेंट है, सलमान खुर्शीद जी का तो स्टेटमेंट है कि ऐसी स्थिति यहाँ पे जैसी बांग्लादेश में है वैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। इन्हीं के जो मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ तो हम लोग है ही हैं, 30 करोड़ ऐसे लोग हैं, 20% तो हम हैं ही, और 30% ऐसे लोग हैं देश में जो मोदी के खिलाफ वोट करते हैं, तो कुल मिला के 50% हम हो गए हैं। तो क्यों ना हम बांग्लादेश का मॉडल यहाँ पर भी लागू कर दें। तो ये स्टेट को तोड़ने का काम तो इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं या विपक्ष के दलों के लोग कर रहे हैं। उनकी मंशा है, उनकी इच्छा है कि देश को विभाजित किया जाए, देश को बांटा जाए। जैसी अराजकता बांग्लादेश में है, जैसी अराजकता पाकिस्तान में है, जैसी अराजकता श्रीलंका में, मालदीव में है, उसी प्रकार की अराजकता इस देश में भी हो। क्योंकि विपक्ष के जो दल हैं वो भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद के नजरिए से नहीं देखते हैं, वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो ये सदर्न सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अस्थिर रहे। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो लेबर का बहुत बड़ा सोर्स है, वो बहुत बड़ा मार्केट है विश्व के लिए। तो अगर ये स्थिर होगा, अगर विकासशील होगा, तो बड़े राज्य, जो बड़े देश है, विकसित देश है, और जो कम्युनिस्ट देश है, उनकी रोटियां नहीं सीखेंगी। इसलिए चाहते हैं कि ये अस्थिर रहे, ये विकास न कर पाए, ये लड़ते रहे और हमारा दिया हुआ, हमारा बनाया हुआ चीज ये उपभोग करते रहे और ये पिछड़ते रहे। इसलिए विपक्ष जो पश्चिम की ताकतें हैं, चाइनीज ताकतें हैं, उनके एजेंडे पे विपक्षी पार्टियां यहाँ पे काम कर रही हैं और देश को विघटनकारी तत्वों के उस पर बढ़ा करके देश को तोड़ने की तरफ बढ़ा रही है। जी, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई राजनीतिक दल और विशेष करके देश का बड़ा विपक्षी दल अगर ये बात बोलता है या उसके कोई नेता इस प्रकार की बात करते हैं तो उसका व्यापक प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। सलमान खुर्शीद जी का बयान जो है वो जनता पे असर डालने वाला है। नीरज अभी कहेंगे तो शायद उसका असर नहीं होगा,
शायद रवीश कुमार कहेंगे तो इतना बिल्कुल सही बात। राहुल गांधी अगर लंदन में जा करके ये कहेंगे अमेरिका और इंग्लैंड को भारत की स्थितियों पर संज्ञान लेकर के उसमें दखल करना चाहिए, तो इसका असर होगा। इससे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल रजन जी, अब यहाँ पे काम करना चाहिए। रजन जी बिल्कुल सही आपने कहा। यामीन भाई थोड़ा सा शांति रहिए, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। यामीन भाई देखिए रजन जी नहीं बिल्कुल यह दोनों तरफ के लिए बिल्कुल नहीं एकदम सही आपने कहा, दोनों तरफ के लिए होता है। आखिरी 30 सेकंड आपसे रजन जी, और एक सवाल अभी जोड़ दूंगा कि सदन के अंदर ही बताया गया है कि 2014 से लेके 24 तक लगभग 5297 ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तानाशाह वाला कि विपक्ष को परेशान करने का, इससे तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। 30 सेकंड। लेकिन नीरज जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अन्य परिचर्चाओं में भी इस बात को मैंने कहा है, रेखांकित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकार जिस आइडियोलॉजी पे चलती है, जो विचारधारा है, जो उसका उद्देश्य है, वो ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने के लिए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस हो गया, बस रजन जी समय को ध्यान में रखिए, हो गया बस। यामीन जी पूरी परिचर्चा हम लोगों की शुरुआत हुई थी, पूरी परिचर्चा। रजन जी थोड़ा सा बातों को ध्यान दीजिए। रजन जी आपको अब लास्ट टाइम जो होता है फाइनल कमेंट के बाद थोड़ा सा शांति बनाए रखा जाता है। रजन भाई थोड़ा सा फाइनल कमेंट के बाद थोड़ा शांति होता है, क्योंकि शो का समापन होता है और कंसंट्रेशन थोड़ा भंग हो जाता है, सोच के चलना पड़ता है इस पे।